क्या आप जानना चाहते हैं कि बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट में ऐसे कौन कौन से लाइन आइटम्स है जो आपको अच्छे से आने चाहिए सीपीए क्लियर करने के लिए? लेट्स डिस्कस। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे हम जानेंगे कि अक्रूवल बेसिस ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, हम अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम उसको एक हाई लेवल पे कवर करेंगे, फिर एक के बाद एक हम एक लाइन आइटम्स को, जितने भी आपके सीपीए के करिकुलम में लाइन आइटम्स हैं, हम उन्हें डिटेल में कवर करेंगे। राइट, सो यही इंटेंशन रहेगा। आज अगर मैं बैलेंस इनकम स्टेटमेंट भी कवर कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद में हम एक एक लेक्चर लेते जाएंगे जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स कवर करेंगे। राइट, सबसे पहला सवाल जब हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं तब ये आता है कि सारे ऑपरेशंस अक्रूवल बेसिस होते हैं। राइट, अक्रूवल बेसिस क्या होता है? एक होता है आपका कैश बेसिस, उसके बाद में आता है आपका अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ट्रांजैक्शंस उनको बोलते हैं जो अगर ड्यू हो गए तो हम उसे या तो पेएबल या तो रिसीवेबल मानने लगते हैं। जैसे अगर आपने सेल किया, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल लेट्स से ड्यू होता है 30 डेज के बाद में, या अगर आपने सिंपली सेल ही की है, आपने लेट्स से 10th ऑफ अगस्त को सेल की है। 10th ऑफ अगस्त में आपने जो सेल की है, वो आपका जो सेल का अकाउंट्स रिसीवेबल है वो आपका एक अक्रूवल बेसिस पे आपकी सेल मानी जाती है, एंड वो आप अपनी रेवेन्यू में ऐड कर सकते हो। जब आप अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तब आप इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज में जो आपने सेल की है, जो अभी फिलहाल आपके रिसीवेबल्स में है, आप उसको ऐड कर सकते हो। राइट, ये होता है अक्रूवल बेसिस। अगर इसके अगेंस्ट में कुछ आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपने अभी पे नहीं किए हैं, लेकिन आपने सामान तो खरीद लिया है, तो वो आपका पेएबल है। इर्रिस्पेक्टिव कि अगर हमने उसको लिए पेमेंट किया है या नहीं किया है, हम उसे ऐड करेंगे हमारे एक्सपेंसेस में। ये होता है आपका अक्रूवल बेसिस, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। इनकम स्टेटमेंट के जितने भी लाइन आइटम्स हैं अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं। बेसिकली गैप का जो मेन लाइन ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल्स है, वो अक्रूवल बेसिस पे चलता है। पैरेलली भी इसके अलावा कैश बेसिस, टैक्स बेसिस, एक्सेप्टेबल बेसिस है, लेकिन वो यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के लिए है। लेट्स से सिर्फ छोटी एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड, प्रोप्राइटरशिप बेस्ड कंपनीज को, फर्म्स को अलाउ होता है कैश बेसिस यूज करना। आप सिर्फ आईआरएस को प्रेजेंट करने के लिए इनकम टैक्स बेसिस यूज कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, अदरवाइज फॉर नॉर्मल कंपनीज एक्सेट्रा आपको अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे हमारे परमानेंट और टेम्परेरी अकाउंट्स क्या होते हैं। बैलेंस शीट में आपके परमानेंट अकाउंट्स जाते हैं, जो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं। राइट, रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट, जैसे कि आपका प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हो गया, राइट, आपकी मशीनरी हो गई, या आपका कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ये सब लाइन आइटम्स जो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं, जो आपके परमानेंट या रियल जिनको हम बोलते हैं। जो आपके टेम्परेरी या नॉमिनल आइटम्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। आप हर साल उनको, लेट्स से रेवेन्यू का आपने अकाउंट क्रिएट किया, हर साल ईयर एंड पे वो अकाउंट आप क्लोज कर दोगे। राइट, इनकम स्टेटमेंट में वो बैलेंस चला जाएगा, इवेंचुअली नेट इनकम बन के नेट इनकम आपका बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। राइट, इक्विटी साइड में। ठीक है, ये जो आपके टेम्परेरी या नॉमिनल अकाउंट्स रहते हैं, ईयरली आप इनको ओपन करोगे, ईयरली ये क्लोज हो जाते हैं। जो आपके परमानेंट अकाउंट्स रहते हैं वो बैलेंस शीट में पार्क्ड होते हैं। राइट, ये एक डिस्टिंक्शन आपको समझना काफी जरूरी है कि इनकम स्टेटमेंट हैज टेम्परेरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट हैज परमानेंट अकाउंट्स। राइट, नाउ जैसे कि हमने बैलेंस शीट की इक्वेशन देखी थी, राइट, पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्लस गेन्स माइनस लॉस विल गिव अस नेट इनकम। ये हो गई आपकी इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब इसमें हम जब हम इनकम स्टेटमेंट कवर करेंगे तब एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो गैप में यूज होता है। इसको जैसे हम इनकम स्टेटमेंट आइटम्स में जाएंगे वैसे हम इसे डिटेल में कवर करेंगे कि कंटिन्यूड ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होता है। राइट, ये हम डिस्कस आगे के पेजेस में करेंगे। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं
कि नेट इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे और क्या इंक्लूड होगा, राइट। सो जैसा कि हमने बोला, ओनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, या परमानेंट जितने भी आपके आइटम्स है अकाउंट्स है वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, राइट। सो नेट इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा? ट्रांजैक्शंस विथ ओनर्स, राइट। आपने डिविडेंड पे किया या स्टॉक इशू किया या स्टॉक रीपरचेज किया, आपके जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है एक्सेट्रा, ये आपका सीधा जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद में अगर हम लास्ट ईयर का कोई एरर करेक्शन कर रहे हैं, लेट्स से कि हमने स्टॉक्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट पिछले साल में गलत डाल दिया, तो इसका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हम सीधे प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे, राइट, जो कि हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लोज हो गया है। सो जो इवेंचुअल इम्पैक्ट हम करेंगे, अगर आपका सीओजीएस का अमाउंट गलत जाता है, ज़्यादा जाता है, कम जाता है, ये पूरा एडजस्टमेंट हमारा प्रायर ईयर एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, ये हमारा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स से एडजस्ट होगा, ठीक है। नाउ आइटम्स रिपोर्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो जैसे कि मैंने आपको एक ऊपरी तौर पे बताया था कि गैप में हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो ब्रेकअप होता है नेट इनकम में और ओसीआई में, राइट। सो नेट इनकम जो नॉर्मल हम आपने अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट देखा होगा कि हम रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर सारे सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो कि आपका गेन्स एंड लॉसेस का इवेंचुअल एडजस्टमेंट हो गया, ये हमें नेट इनकम देगा, राइट। एक बार आपकी नेट इनकम कैलकुलेट हो जाती है, उसके बाद में हम ओसीआई का एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। ये मैं आपको लाइन आइटम्स डिस्कस करूंगी कि ओसीआई के क्या क्या लाइन आइटम्स होते हैं, ठीक है। सो इसका फिलहाल मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ, पेस, ये एक नॉन ओनर ट्रांजैक्शन से इन्हें बोला जाता है कि इसकी जो ओनरशिप है कंपनी के पास में नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन, राइट। पेंशन, अगर एक कंपनी के पास में पेंशन फंड है तो कंपनी उस फंड को मैनेज तो करती है, लेकिन कंपनी उस फंड के प्रॉफिट और लॉस की ओनर नहीं है, राइट, क्योंकि पेंशन तो एम्प्लॉयज के लिए होता है। इवेंचुअली पेंशन फंड का जितना भी प्रॉफिट है, लॉस है, इवेंचुअल ओनरशिप एक एम्प्लॉय की होती है, राइट। सो जितने भी हमारे ओसीआई के कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, सो हम नेट इनकम में जब ओसीआई एडजस्ट करते हैं तो इसके बाद में जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो कैलकुलेशन में जो हम ओसीआई आइटम्स एडजस्ट करते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, ये हम अलग से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ आपका कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स में, ये जो बैलेंस शीट में आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट का एक रफ फॉर्मेट, ये हो गया आपका बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट। इसमें जो रिटेन्ड अर्निंग्स एडजस्टमेंट होते हैं वो हम डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में करेंगे, राइट। फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमने प्रायर ईयर एडजस्टमेंट बोला वो हम डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में कर रहे हैं। इन केस कोई लेट्स से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट, अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो ये इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आपकी नेट इनकम क्लोज होगी रिटेन्ड अर्निंग्स में, उसके बाद में रिटेन्ड अर्निंग्स से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। सो ट्रांसफर फॉर एनी रिटेन्ड अर्निंग्स अमाउंट नॉट शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस ऑन प्रायर पीरियड, इसका एडजस्टमेंट जो रहता है, ट्रीटमेंट काफ़ी कुछ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जैसा होता है। कुछ अगर आपने लेट्स से अपना इन्वेंट्री मेथड चेंज किया लाइफो से फाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इवेंचुअली आपको गैप के हिसाब से पिछले जितने भी सालों में आपने लाइफो यूज किया है आपको उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है। वो आपका कैस्केड होते होते इम्पैक्ट प्रॉफिट का इवेंचुअली, जैसे 10 साल पहले आपने कोई दूसरे मेथड से फाइफो यूज किया है, आप लाइफो पे आए थे, तो वो इम्पैक्ट आपका कैस्केडिंग इम्पैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी अकाउंटिंग चेंज हुए हैं पिछले सालों में या इस साल आपने किए हैं उसका इम्पैक्ट आप पिछले सालों पे लेके जा रहे हो, उसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो हम दिखाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में, ना कि हम नेट इनकम में दिखाएंगे। तो हम नेट इनकम से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम जो भी एडजस्टमेंट है, प्लस है, माइनस है, राइट, ओवरऑल प्रॉफिट है, लॉस है, ये हम रिफ्लेक्ट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं, नेट इनकम इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ये सीधे जाएंगी आपकी, या तो हमारा ओसीआई सेगमेंट इम्पैक्ट हो रहा है या हमारी बैलेंस शीट इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। सो टू से कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स रहेंगे जो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स रहेंगे जो बैलेंस शीट जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने बोला यहाँ पे कि जब हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा सीओजीएस कैलकुलेशन है ये रिटेलर के लिए थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैन्युफैक्चरर के लिए थोड़ा इंट्रिकेट है, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल परचेजेस सब आ जाएगा, ठीक है। सो एक रिटेलर के लिए इजी एंड सिंपल है, आपकी एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री रहेगी, राइट, उसको हम परचेजेस भी बोलते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो तो ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग प्लस परचेजेस इक्वल्स टू सेल्स माइनस क्लोजिंग। आपको ऐसा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद होगा, अपने ग्रेजुएशन में आपने किया होगा या +2 में किया होगा। सो यही हम इसका एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस विल गिव अस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल आप जितना सेल कर सकते हो, जैसे ये हो गया 100, ये हो गया 2000, सो आप टोटल 2100 सेल कर सकते हो, राइट। यही हम बोल रहे हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, दिस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स अस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी these two minus this will give us cost of goods sold। सेल्स में ऑब्वियसली एक ग्रॉस प्रॉफिट का कंपोनेंट है, इसलिए हम ये इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, राइट। सो इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने इसको सिर्फ एक सीओजीएस का कंपोनेंट रखा है, इसको हमने सेल्स के जैसे नहीं ट्रीट किया, राइट। तो फॉर्मूला वाइज आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस से चालू किया, राइट, बिगनिंग विप भी हम इसको बोलते हैं। इस बिगनिंग विप में आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती रहेगी, यानी आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, राइट, ये आपके ऐड होते रहेंगे ओपनिंग विप में। उसमें आप एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दोगे, एंडिंग विप हमने माइनस कर दिया तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिल गया। हम इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, राइट। अगर हम सीओजीएम में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, राइट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट। ये हमारा सीओजी एएफएस हो गया, समथिंग वेरी सिमिलर टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। नाउ हम एक नेक्स्ट लाइन आइटम जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में आता है, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसको हम पॉपुलरली एसजीएनए एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब एसजीएनए एक्सपेंस क्या हो गया, ये तो हम सेलिंग बोल ही रहे हैं, यानी सेलिंग से रिलेटेड कंपनी जो भी एक्सपेंस कर रही है, सेल्स टीम की सैलरी हो गई, डिप्रिसिएशन हो गया सेल्स टीम के एसेट्स का, लैपटॉप का, या कुछ उनको व्हीकल्स दिया गया है, कमीशंस दे रहे हैं आप उनको, बोनस दे रहे हो आप उनको, ये सारे आपका एक्सपेंस आपका सेल्स एक्सपेंस हो जाएगा। आप रेंट, सैलरी, डिप्रिसिएशन, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन, वाईफाई की कॉस्ट आपकी, या आप कुछ उनको फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स दे रहे हैं, कुछ प्लान्स आप उनको दे रहे हैं कॉलिंग के, तो उसका एक्सपेंस हो जाएगा। आपका सेल्स में अगर आप कुछ सैम्पल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट, आपको अगर आप जेप्टो वगैरह यूज़ कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ फ्री सैम्पल्स एट टाइम्स आ रहे हैं, ब्लिंकिट भी दे रहा है, राइट। तो जो फ्री सैम्पल्स की कॉस्ट हो गई आपकी सेलिंग में, ब्रांडिंग कॉस्ट में चली जाएगी। देन एनी एडवर्टाइजिंग, राइट, ये एडवर्टाइजिंग ही हो गई हमारी, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। सो सेल्स से रिलेटेड, सेल्स को प्रमोट करने से रिलेटेड, सेल्स टीम को मेंटेन करने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो हमारी सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी, राइट।
ना जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजुअली आपकी हेड ऑफिस कॉस्ट से रिलेटेड होती है, राइट। इसके पहले जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर देखा, इसमें सारे एक्सपेंसेस हम वो लेते हैं जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हों, राइट। इसमें पीरियोडिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला, इसमें आपका फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, मशीनरी डिप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सुपरवाइजर सैलरी, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो वो हमारे ओवरहेड्स में आ जाएंगे। और हेड ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हो वो हमारे जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव या जीए एक्सपेंस में आ जाते हैं, राइट। सो आपकी अकाउंटिंग फीस, लीगल फीस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की फीस, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूरे एक्सपेंडिचर, आपके सीईओ की सैलरी, सीएफओ की सैलरी, राइट, इंश्योरेंस हेड ऑफिस की, बिल्डिंग की, राइट, जितने भी आपके मेन हेड ऑफिस में स्टाफ रहेंगे उनकी सारी सैलरीज, राइट, अगर एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनकी सारी सैलरीज, ये सब आपकी जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में फॉल करेंगी, राइट। ऑफिस सप्लाईज एंड ऑक्यूपेंसी कॉस्ट, राइट। सो ये हो गया हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ हम ये देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को किस किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। गैप ऑप्शंस देता है कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, 3-4 ऑप्शंस है जो इसमें प्रेजेंटेशन कंपनीज कर सकती हैं, ठीक है। सो जो पहला फॉर्मेट है वो सिंगल स्टेप अप्रोच है। इस सिंगल स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक साथ में सारा रेवेन्यूज एड अप कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यूज एंड गेन्स, एक साथ में हम सारे एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। तो ये हमारे टोटल इनकम हो गए, इनकम एंड गेन्स, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस और लॉसेस हो गए, राइट। इसका जो नेट अमाउंट रहेगा ये हमारा नेट इनकम हो जाएगा 750, राइट। नाउ एक काफी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है गैप के प्रेजेंटेशन में, जितना भी हमारा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस तक प्रेजेंटेशन होता है वो टैक्स हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, राइट, इनकम टैक्स एक्सपेंस। लेकिन इसके बाद में जितने भी हम लाइन आइटम्स बोल रहे हैं, जैसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एक्सेट्रा, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये सब आपके नेट ऑफ टैक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप अलग से एक लाइन आइटम नहीं दोगे टैक्स कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मेट्स हो गए वो हो गए मल्टी स्टेप और कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट। कंडेंस्ड में आप इंटरनल कॉलम नहीं बनाते हो, लेट्स से एसेट माइनस डेप्रिसिएशन गिव्स नेट, राइट, ये आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे। मल्टी स्टेप में आप स्टिल डिटेल्स दे रहे हो, राइट। सेपरेट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, आप ऑपरेटिंग आइटम्स अलग प्रेजेंट करोगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स अलग प्रेजेंट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाओगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। सो बेसिकली हम स्टेप्स ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे हम काफी कंडेंस्ड फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। एंड एज यू कैन सी ये काफी कंपनीज, मोस्टली कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं ये फॉर्मेट यूज करती हैं, ठीक है। तो ये एक हम देखते हैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट होगा। मल्टी स्टेप में आप पहले ग्रॉस सेल्स दिखा रहे हो, फिर सेल्स डिस्काउंट, जैसे हमने बोला मल्टी स्टेप, नेट सेल्स आ गया, फिर उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग, जनरल, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। ये हो गए हमारे एसजीएनए एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हो गए हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस, गेन्स एंड लॉसेस, राइट। गेन्स अलग से हैं, लॉसेस अलग से प्रेजेंट कर रहे हैं हम। इनकम बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, नेट इनकम और ईपीएस, राइट। ये हो गए बेसिकली। इसका जो स्ट्रक्चर ये है कि हमने सबसे पहले हमारी सेल्स ली, सेल्स में से हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करते गए जो कि हमको नेट इनकम कैलकुलेशन की तरफ लेके जाते हैं, राइट। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि हमने फिलहाल तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लिया है कैलकुलेशन, लेकिन हम और डिटेल में आगे के लेक्चर्स में ये समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके थ्रू हम ये समझेंगे। सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझेंगे, राइट। अदर रेवेन्यू एंड गेन्स क्या क्या होते हैं। सो आइडिया इज कि हम
धीरे धीरे और टाइम लेके इनको इन डिटेल में इन लाइन आइटम्स को समझेंगे। अभी हम एट अ हाई लेवल समझ रहे हैं कि एक इनकम स्टेटमेंट कैसे क्रिएट होगा, राइट। नाउ पैटर्न ये रहेगा कि हम एक टॉपिक समझेंगे, उससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, which income statement format shows only the section totals of the multiple step format। सो ये हमने देखा कि कंडेंस्ड में हमें सिर्फ दिखाते हैं कि सेक्शन टोटल्स हमें दिख जाता है, हम डिटेल में नहीं जाते हैं, राइट। है मल्टीपल स्टेप लेकिन हम सेक्शन टोटल्स देख रहे हैं, राइट, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, राइट। तो आंसर इज कंडेंस्ड। बाकी के जो ऑप्शंस है, सिंगल स्टेप ये फिट नहीं बैठता है, कॉम्प्रिहेंसिव ये सच कोई टर्म ही नहीं है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम ओसीआई ऐड करने के बाद में जो कैलकुलेशन आता है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। कंसोलिडेटेड एक पेरेंट क्रिएट करता है, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप अगर हुई तब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा बेस्ट शॉट था इस क्वेश्चन के लिए वो था कंडेंस्ड, ठीक है। आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो, आइडिया इज कि आप चारों एमसीक्यूज को अच्छे से देखो, उसके बाद में जो बेस्ट फिट लगता है आप उस एमसीक्यू को, ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। नाउ हम थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं? अब जैसा कि हम ये वर्ड देख रहे हैं डिसकंटिन्यूड, बेसिकली हम कुछ बोल रहे हैं बिजनेस के बारे में जो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस कंपनी डिसकंटिन्यू करती है जिसको हम अलग से इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो क्राइटेरिया ये होता है कि या तो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर वो सेगमेंट सेल ऑफ कर दिया है, लेट्स से प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी कंपनी बना रही है, एंड इस प्रोडक्ट में से कंपनी ने लेट्स से डी को डिसकंटिन्यू कर दिया, एंड कंपनी ने डिसाइड किया ड्यूरिंग द ईयर एंड सेल भी कर दिया। तो इस कंपनी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इवेंचुअल गेन और लॉस होगा वो कंपनी अलग से दिखाएगी आफ्टर कंटिन्यूड ऑपरेशंस, राइट। सो अगर हम इनकम स्टेटमेंट में वापस जाते हैं, सो यहाँ तक जो हमारा कैलकुलेशन है ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस कहलाता है। इन केस कंपनी के पास में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, यहाँ पे एक और लाइन आइटम आ जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का नेट गेन और लॉस। सो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड आइडिया इज कि अगर कोई कंपनी का कंपोनेंट है जो कंपनी ने ड्यूरिंग दैट ईयर सेल कर दिया है उसको हम इंक्लूड करेंगे, या तो क्लासिफाई किया है एज हेल्ड फॉर सेल, राइट, डिमार्केट कर दिया है कि भाई हम प्रोडक्ट डी आगे जाके नहीं बनाएंगे, जैसे ही हमें कोई एक अच्छा बायर मिलेगा हम उसको ये सेल ऑफ कर देंगे, राइट। तो ये उस साल का प्रोडक्ट डी का जितना भी ओवरऑल गेन और लॉस होगा उसको हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में अलग से प्रेजेंट करेंगे, राइट। आइडिया इज कि अगर कल को आपका कोई इनकम स्टेटमेंट देखता है, लेट्स से इसका टोटल तीनों का 750,000 है इनकम है और इसका 200,000 लॉस है, राइट। अगर आप साथ में दिखाओगे तो ये दिखेगा कि आपका भाई 550 इनकम है जबकि आपकी इनकम 750 है, ये जो आपका लॉस है 200 वो अगले साल नहीं होगा, राइट। सो आइडिया इज कि आप अपने यूजर्स को ये बताना चाहते हो कि 750 तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्न करेंगे, लेकिन ये जो 200,000 का लॉस है ये इस साल या तो मैक्स अगले साल रहेगा, उसके बाद हम ये सेगमेंट को सेल ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो आइडिया इज लाइक आई सेड कि एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लैरिटी आए कि कौन सी पोर्शन ऑफ इनकम सस्टेनेबल है आगे के सालों में, कौन सा इनकम या लॉस सस्टेनेबल नहीं है या आगे जाके नहीं दिखेगा, राइट। नाउ हम वैल्यू कैसे करेंगे, राइट। ये तो हमने बोल दिया कि 200,000 का लॉस है, राइट। इन केस कंपनी के पास में एसेट भी है, सो ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में हम बोल रहे हैं इसमें दो चीजें आएंगी, राइट। जब आप इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहे हो तो दो चीजें आएंगी, एक तो गेन और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, प्रॉपर्टी एंड मशीनरी,
और एक आपका ऑपरेशनल गेन्स और लॉसेस हो सकते हैं, राइट। ऑपरेशंस गेन्स और लॉसेस दोनों भी आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में प्रेजेंट किए जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे कि जो भी आपका प्रोडक्ट डी में जितनी भी मशीनरी यूज हो रही है आप उसको ऑब्वियसली सेल करोगे क्योंकि आप वो डिपार्टमेंट आगे जाके कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। सो इस डिपार्टमेंट में जितनी भी मशीनरी वगैरह हैं उसका आप रिवैल्यूएशन करोगे क्योंकि अब तो आप बेचने वाले, आपको वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा। सो इन केस कोई आपके पास में एसेट है जो वैल्यू अभी कैरिंग वैल्यू है उसके $100,000, राइट। नाउ गैप क्या बोलता है, इफ इन केस एसेट इज हेल्ड फॉर सेल देन it will be the assets which are there for the discontinued operations will be held at lower of carrying value और fair value minus cost to sale। ये हो गई, हम बोल रहे हैं कि carrying value 100,000 है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो यही चीज आपको 80,000 में मिल जाएगी और आपको $5,000 लगेंगे सेल करने के लिए, तो आपका वैल्यूएशन हो गया 75,000, राइट। मशीनरी का हम बोल रहे हैं लोअर, तो आप अपना जो मशीनरी है वैल्यू करोगे 100,000 से आप डिक्रीज करके उसको 75,000 पे वैल्यू करोगे, राइट, क्योंकि फेयर वैल्यू आपको काफी कम है मार्केट में, ठीक है। तो आप ये जो $25,000 का लॉस है ये आपका लॉस जाएगा इधर, राइट। गेन और लॉसेस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन पे भी गेन और लॉस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में जाएगा, सेल का भी गेन और लॉस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे जाएगा। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इंक्लूडिंग इनकम लॉस फॉर द एंटायर रिपोर्टिंग पीरियड, लेट्स से हम बोल रहे हैं कि 2020 लेट्स से 2025 में कंपनी को डिपार्टमेंट डी या प्रोडक्ट डी से 200,000 का लॉस हुआ। लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया अप्रैल में कि वो इस कंपनी के सेगमेंट को सेल ऑफ कर देगी। मोस्टली यूएस में जो अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो जनवरी टू दिसंबर होता है, राइट। अप्रैल में कंपनी ने डिसाइड किया ओवरऑल साल भर का लॉस 200,000 है, सो पूरा 200,000 इधर लॉस में जाएगा, राइट। आप इसको 4/8 ब्रेकअप नहीं करोगे, जितना भी साल भर का लॉस है वो आपका इनकम स्टेटमेंट में अलग से जाएगा, राइट, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है। देन write down for any loss recognized on initial classification as held for sale, right। एक तो आपने रीवैल्यू कर लिया, इन केस अगर आप कोई वापस कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हो जिस वजह से आपको वापस लॉस बुक हुआ है, राइट, इस सिनेरियो के अलावा ऐसा कोई आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो या राइट डाउन कर रहे हो या आपका इन्वेंट्री लेट से राइट डाउन कर रहे हो, प्रोडक्ट डी का आपके पास में कोई इन्वेंट्री है उसका राइट डाउन कर रहे हो, राइट, वो लॉस भी आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में जाएगा, राइट। बॉटम लाइन इज कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी गेन या लॉस रहेगा वो आप अलग से लाइन आइटम में दिखाओगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, राइट। इंक्लूड एनी गेन ऑन डिस्पोजल, अब लेट सपोज ये 75,000 जो आपने इसको डाउनग्रेड किया था, इसको डीवैल्यू किया था, वो आप नेक्स्ट ईयर सेल कर पा रहे हो 85,000 पे, सो आपकी बुक वैल्यू तो आप 75 हो गई थी क्योंकि आपने 25,000 का लॉस पिछले साल बुक कर लिया था, राइट। अब ये जो 10,000 का जो गेन होगा ये भी आपका जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में, ठीक है। सो अगेन रिआइटरेटिंग, बॉटम लाइन इज कि जितना भी हमारा गेन और लॉस रिलेटेड रहेगा इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का वो हम अलग से पाक करेंगे, ठीक है। ये हो गई कहानी हमारे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। अब हम देखते हैं कि इसका हम प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, राइट। अब मैं वापस जाती हूँ इनकम स्टेटमेंट में, ये हमारा जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है, इसके बाद में हम प्लग इन करेंगे एक लाइन आइटम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, ठीक है। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस हो गया, उसमें हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस लगाया एंड देन ये हमें आया एक लाइन आइटम इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। यानी हम यूजर्स को क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये 258 का जो प्रॉफिट है ये तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलता रहेगा, राइट, मोर और लेस, गिव एंड टेक, मोर और लेस ये चलता रहेगा। लेकिन ये जो हम लॉस दिखा रहे हैं नो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, लेट्स से हमारा टोटल लॉस क्या है $330,000, ऑब्वियसली लॉस आपको एक
इनकम टैक्स का बेनिफिट देता है, राइट? क्योंकि आपकी जो टोटल लेट से 1 मिलियन की इनकम है, इसमें से आप ये 330 का लॉस माइनस कर दोगे, सो आपकी अब टोटल इनकम तो 770 रह गई। सो आप इस पे टैक्स पे करोगे, ना कि इस पे। सो आपको ये जो 330 का जो आपने लॉस बुक किया है, इससे आपको एक जो भी आपका इनकम टैक्स परसेंटेज होगा, लेट्स से 40% है, सो उतने का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो इसको हम बोल देंगे इनकम टैक्स बेनिफिट, क्योंकि अब आप इवेंचुअल जो इनकम टैक्स पे करोगे वो 770 पे करोगे, ना कि 1000। सो आपका टैक्स बेनिफिट होता है 330 इंटू इनकम टैक्स परसेंटेज। तो ये हमारी टैक्स सेविंग्स हो गई। लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये हमारा सेल ऑफ ऑपरेशंस है, ये हमारा ऑपरेशंस से जो भी लॉस हुआ फॉर दैट ईयर, यू नो, बाइंग एंड सेलिंग से जो होता है वो 198 का लॉस हुआ, राइट? सो 330 माइनस 132 माइनस 198, इवेंचुअली आपको एडजस्ट करने के बाद में नेट इनकम 258 प्लस टोटल ऑफ दिस कम्स अराउंड टू $60,000, राइट? सो अगेन ये जो भी हम बता रहे हैं, जितने भी हमारे ये जो कैलकुलेशंस है, नेट ऑफ टैक्स हम दिखाते जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी से कि आफ्टर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस हर लाइन आइटम आपको नेट ऑफ टैक्स प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? ये हम समझ लेते हैं कि हमने लॉस यहाँ पे फिगर्स कैलकुलेट कैसे किए। अब हमारा ऑपरेटिंग लॉस जैन 1 से जैन 30 110 था, जुलाई 1 से अक्टूबर 1 100,000 था। तो हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग लॉस हो गए, वी आर सेइंग कि अक्टूबर को सेल ऑफ हो गया, राइट? वी आर सेइंग कि टोटल लॉस इज 210। उसके बाद में राइट डाउन, राइट, जो हमने लेट्स से जो हमने एग्जांपल लिया था कि 100,000 की वैल्यू अभी मार्केट में 75 है, सो ये हम राइट डाउन, इस कॉन्सेप्ट को हम राइट डाउन बोलते हैं, राइट? ये हो गया हमारा राइट डाउन। तो जो हमने राइट डाउन किया टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 150,000। गेन ऑन डिस्पोजल, यही आपने बेचा तो आपने लेट्स से 180 में बेच दिया, तो आपको 30,000 गेन हुआ। टोटल लॉस बिफोर टैक्स 330, ठीक है? इनकम टैक्स बेनिफिट 132 जो हमने यहाँ पे देखा, राइट? ये 132, एंड देन इवेंचुअल लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्स 198 जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर 198 से हमने 258 को माइनस किया, ये माइनस फिगर है, 60,000 मिल गया। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन है, राइट, ये कैलकुलेशन आपको इनकम स्टेटमेंट में देखने नहीं मिलेगा, ये आपको देखने मिलेगा नोट्स टू फाइनेंशियल, राइट? आपको इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ फाइनल इतने लाइन आइटम्स दिखेंगे, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो चेक करने पड़ेंगे। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। A component classified as held for sale is measured at either they are saying historical cost या तो fair value only या तो lower of carrying amount और fair value minus cost to sell, right? ये मुझे सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है। लास्ट देखते हैं, net realizable value plus a प्रॉफिट मार्जिन, राइट? सो गैप एक काफी कंजर्वेटिव, या जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिविज्म पे काम करते हैं, राइट? आपका जो भी लॉस होगा उस पे एक प्रॉफिट, या मतलब आप लॉस हो रहा है तभी आप सेल कर रहे हो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, राइट? सो आप अपने एसेट को प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वैल्यू नहीं करोगे, आप उसको कम से कम जितना आपको मिलने वाला है आप उस वैल्यू पे उसको वैल्यूएशन करोगे, राइट? सो ये मेक सेंस, या तो कैरिंग वैल्यू या तो ये जो हमने एग्जांपल लिया था 80 माइनस 5 या तो 100। तो ये हमारा 75,000 हो रहा है, हम वैल्यू करेंगे हमारे एसेट को 75,000 पे, राइट, विच इज करेक्ट, ठीक है? इनकेस आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या कुछ एमसीक्यू में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो और फिर उसको समझ के अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको ईजियर रहेगा, कम टाइम पे भी आप सॉल्व कर पाओगे और आपको
सही आंसर आप पिक कर पाओगे। सो ये जो टॉपिक है नेट इनकम और जो ओसीआई का जो टॉपिक है, हमने नेट इनकम तक कैलकुलेट किया है। लाइक आई सेड, हम जो इसके काफ़ी लाइन आइटम्स वापस एक इंडिपेंडेंट चैप्टर में और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल का आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ओसीआई का डीप डाइव करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कवर करेंगे। सो आई होप आप फॉलो कर पा रहे हैं हिंदी के लेक्चर्स सीपीए के, स्पेशली फार हम जो हमने अभी स्टार्ट किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, या आपको और डीप टाइप चाहिए और एग्जांपल्स चाहिए, आप वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए एंड मैं आपके लिए नए वीडियोस शेयर करूंगी।